हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और आज की एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने मानव पशु संघर्ष को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। ध्यान रखिएगा, इसके क्या निहितार्थ होंगे इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे। अब तक कैसे डील होता था केरला में, इस तरीके की घटनाओं को कैसे डील किया जाता था और अब इसका इंपैक्ट क्या होगा। साथ ही हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि मानव पशु संघर्ष क्या है और इन संघर्षों के कारण क्या है और साथ ही क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकृति ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमको दिया है जहां पे मानव और पशु समन्वयता के साथ रह सकते हैं और रहते आए हैं। हालांकि मानव और पशुओं के बीच संघर्ष भी बड़े स्तर पे दिखता आया है। यदि हम डेटा की बात करें, सबसे पहले मैं केरल के डेटा की बात करूंगी कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि यदि हम आज की न्यूज देखें और पिछले हफ्ते की परिघटनाओं को देखें तो केरल में पिछले एक हफ्ते में 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है मानव पशु संघर्ष के चलते। और सबसे बड़ा अपराधी यदि किसी पशु को माना जाता है केरल में तो वो है हाथी। हाथी के साथ जो हिंसक झड़प होती है मनुष्यों की, उसके चलते काफी सारे लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। यदि मैं केरल के डेटा की बात करूं तो दोस्तों 2013-14 से लेके 18-19 तक लगभग 48,000 जो रिपोर्ट्स हैं दर्ज की गई संघर्ष की। यदि हम मौतों की बात करें तो 2015 से लेके अब तक लगभग 600 से ज्यादा जो है मृत्यु हो चुकी है लोगों की। ठीक है, और इस मृत्यु के पीछे सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है केरला में वो है हाथी और मानव संघर्ष। यहां पे एक बात और समझने की है, ये जो संघर्ष होता है इसका नेगेटिव इंपैक्ट केवल मानवों पे ही नहीं पड़ रहा बल्कि पशुओं के ऊपर भी पड़ रहा है। ये जो संघर्ष बढ़ रहा है, ठीक है, इसके साथ ही लोगों की आजीविका बड़े स्तर पे नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती है क्योंकि लोगों के जो खेत हैं या पशुधन है उन सबके ऊपर जो है नकारात्मक इंपैक्ट पड़ता है इस तरीके के संघर्ष। यहाँ पे न्यूज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बताना चाहूंगी कि संघर्ष का मतलब क्या है। आप समझ ही गए होंगे कि जब मानव और पशुओं के बीच में नकारात्मक संबंध यानी नकारात्मक एक प्रतिफल निकले, जैसे दोनों के बीच में संघर्ष बढ़े तो या तो किसी मनुष्य को जो है के साथ हादसा हो या फिर उसे जान गंवानी पड़े या पशु को जो है जान गंवानी पड़े या फसलें तबाह हो, इस तरीके की जो प्रकृति है इसे ही हम मानव पशु संघर्ष के तौर पे जानते हैं। यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है। अब ये जो मानव पशु संघर्ष है ये केवल केरल की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या है। यदि हम और डेटा की बात करें तो हम महाराष्ट्र का डेटा देख सकते हैं। 2021 में 86 लोगों को और 2022 में लगभग 105 यानी 105 लोगों की मौत हुई, जो पिछले दशकों की तुलना में काफी ज्यादा है ना। इसमें वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि क्यों हो रही है, इस वृद्धि के क्या कारण है? तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं मानव पशु संघर्ष के कारण क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला कारण है जो संरक्षित वन है उनके आसपास ही बस्तियां बस गई हैं, यानी संरक्षित वनों के आसपास ही लोगों का बसाव है, लोगों की बस्तियां हैं। तो ऐसे में जो पशु हैं वो जो पशु हैं वो जंगलों से जब भी बाहर निकलेंगे तो उनका सीधा इंटरेक्शन किसके साथ होगा? लोगों के साथ होगा। तो ये संघर्ष बढ़ेगा। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पे जो संरक्षित वनों के आसपास के क्षेत्रों में हमें खेती होती दिखती है, लोगों के पालतू पशु दिखते हैं। तो ऐसे में जब खेती के ऊपर, जब लोगों की आजीविका के ऊपर संकट आता है तो ये संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये देखना है, जो खनन मंजूरी है या जो कृषि अतिक्रमण जैसे कानूनी मुद्दों में कमी है, उन परिवर्तनों के चलते पर्यावास और गलियारे का विखंडन हो गया है। यानी जो पशुओं के रहने के लिए पर्यावास था उसका धीरे धीरे संकुचन होता जा रहा है, विखंडन होता जा रहा है। तो ऐसे में ये पशु जाएंगे कहाँ, है ना? इनके लिए एक लिमिटेड एरिया तो चाहिए ही। जब वो एरिया का विखंडन होता चला जाएगा गलत या भ्रष्टाचारी कानूनी नीतियों के चलते, तो ऐसे में पशुओं का रेंज मानवों की बस्तियों तक होएगा ही और दोनों में टकराव हमें बड़े स्तर पे यानी जीवन और मानव जो वन्य जीव है और मानव क्षेत्र के साथ ओवरलैप हमें देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है। यदि हम अगला कारण देखें तो फसल पैटर्न बदल रहा है भारत का। तो ऐसे में
रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि फसल पैटर्न बदलने से लोगों का ये जो वन्य जीव हैं ये आकर्षित होते हैं नए फसल पैटर्न से। तो इस आकर्षण के चलते भी ये वनों से बाहर आते हैं और वनों से बाहर आने के चलते मानव और वन्य जीव संघर्ष हमें बड़े स्तर पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही यदि हम बात करें दोस्तों, आक्रामक विदेशी प्रजातियों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं ये बड़े स्तर पे वृद्धि होती है इनमें, तो ऐसे में वन्य जीवों के लिए भोजन और जल की कमी हो रही है। तो भोजन और जल की तलाश में भी ये अपने पर्यावास का अतिक्रमण करते हैं, लोगों के एरिया में प्रवेश करते हैं और संघर्ष हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। इसके साथ एक अन्य रीजन ये है कि संरक्षणकारी नीतियों के चलते जो वन्य जीव हैं उनका संरक्षण बढ़ा है, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। तो ऐसे में जब इनकी संख्या में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं जो टकराव है ये और ज्यादा बढ़ेगा और ये जो रिजल्ट के तौर पे ये टकराव हमें भारत के लगभग हर क्षेत्र में बढ़ता हुआ दिख रहा है। केरल में ये काफी चर्चा में रहा क्योंकि हाथी और जो मानव हैं उनके टकराव के चलते काफी बड़ी संख्या में मौतें हमें केरल में देखने को मिली। तो केरल की गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव भी था कि भाई कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इसके ऊपर। अब यहाँ पे हम समाधान पे बाद में आएंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इस डिसीजन का निहितार्थ क्या होगा, मतलब राज्य आपदा घोषित करने का निहितार्थ अपने आप में क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका निहितार्थ ये होगा कि अब तक केरल में इस तरीके के जो भी मानव पशु संघर्ष देखने को मिलते थे उसका समाधान करने की जिम्मेदारी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसकी होती थी, वन विभाग की होती। और ऐसे में मान लो यदि किसी पशु के साथ मानव का संघर्ष है तो उस पशु की हत्या करनी है नहीं करनी है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, इस बात का अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी हुआ करती थी मुख्य वन्यजीव वार्डन की। यानी राज्य में केवल एक ही पद होता था, ये मानव बस्ती में कहर बरपाने वाले किसी भी जंगली जानवर पर निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार इसका होता था। हालांकि केरल में यह मांग लंबे समय से चल रही थी कि इस निर्णय का विकेंद्रीकरण किया जाए, क्योंकि जब तक ये निर्णय लेंगे तब तक तो हत्या हो चुकी होगी किसी मानव की, है ना। तो ऐसे में बड़े स्तर पे डिमांड चल रही थी। अब क्या होगा, अब राज्य में जो मानव पशु संघर्ष है उसको देखने की जिम्मेदारी इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही नहीं होगी, बल्कि इसको डील करने की जिम्मेदारी राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया गया है तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की होगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ही इस तरीके के मामलों को देखेगा, उनकी निगरानी करेगा, प्रबंधन करेगा, नीतियां बनाएगा, समस्या को पहचानेगा, समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा। और ये जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा ये इस तरीके की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो अलग अलग आयोग हैं, अलग अलग जो प्राधिकरण हैं उनके साथ भी समन्वय करेगा, है ना, ताकि एक बेहतर रिजल्ट निकाल सके, ताकि इस तरीके की समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, तो बेसिकली ये रीजन है इस तरीके का डिसीजन लेने का कि भाई केवल एक व्यक्ति के ऊपर निर्णय नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जब तक वो निर्णय लेगा तब तक तो जो है हत्या या मृत्यु जो है हो चुकी होती है, संघर्ष बढ़ चुका होता है। तो ऐसे में इस निर्णय का विकेंद्रीकरण भी जरूरी था और इस निर्णय पे एक बेसिकली समुचित कार्यवाही हो, प्राधिकरण के तौर पे, है ना, विकेंद्रीकृत कार्यवाही हो, तो इसके लिए ये डिसीजन लिया गया है। अच्छा, इसके तहत क्या किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ये घोषणा की गई है कि 3 स्तर पे कमेटी बनेगी, राज्य स्तर पे कमेटी बनेगी, जिला स्तर पे कमेटी बनेगी और जमीनी स्तर पे कमेटी बनेगी। राज्य स्तर पे जो कमेटी बनेगी वो चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में बनेगी। ये सारे के सारी नीतियों में समन्वय करने का काम करेंगे। इसके साथ ही यदि हम बात करें, एक नियंत्रण कमेटी भी बनेगी राज्य के स्तर पे, है ना, स्टेट लेवल पे एक कंट्रोल कमेटी बनेगी जिसके अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव। और ये कंट्रोल कमेटी बेसिकली इस तरीके की घटनाओं पे बारीकी से नजर रखने का काम करेगी, उनके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है इसके लिए एज अ प्लानिंग और समस्या समाधान के तौर पे ये काम करेगी। साथ ही फिर जिला स्तर पे कमेटी बनेगी और जमीनी स्तर पे कमेटी बनेगी। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है ताकि इस बड़ी समस्या का समाधान सामूहिक नजरिए से किया जा सके और बिल्कुल जमीनी स्तर से लेके स्टेट लेवल तक क्या क्या
कमियां हो सकती हैं, क्या क्या समाधान हो सकते हैं, बारीकी से उनका अध्ययन किया जाए। तो यहां तक हमने क्या देखा? यहां तक हमने देखा पशु मानव संघर्ष क्या है, क्या कारण है इस संघर्ष के, और ये जो केरल ने निर्णय लिया है इसका क्या निहितार्थ है, यानी निर्णय लेने के परिणाम स्वरूप अब क्या बदलाव आएगा केरल में मानव पशु संघर्षों से निपटने के लिए। अगला मुद्दा हम एक छोटा सा जो है नजर इस पे डाल लेते हैं कि क्या क्या समाधान हो सकते हैं। आप पीछे एक चित्र देख रहे होंगे, ये देखिए किस तरीके से हाथी के द्वारा इस व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है और कुचल के हत्या कर दी जाती है। ऐसे बहुत सारे मामले हम देखते हैं। इसी तरीके से ये बेसिकली उत्तराखंड रीजन की घटना है जहां पे एक जो है बाघ है और किस तरीके से मानव और इनके बीच में संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है। आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो जो भी नीतियां बने उनका बेहतर प्रवर्तन हो, वो बेहतर तरीके से लागू हो और व्यवहारिक नीतियां बनाई जाएं, है ना। इन व्यवहारिक नीतियों के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि जो वन है वो जो संरक्षित वन का क्षेत्र है, उन संरक्षित वन के क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। दूसरा मुद्दा ये हो सकता है कि जो पशुओं के खेत हैं और वनों के बीच के एरिया में जो झाड़ियां वगैरह होती है उनको क्लीन करना, उनको साफ करना बहुत जरूरी है, ताकि इस तरीके के पशुओं को छुपने का आधार ना मिले, है ना। और जो लोगों को जो बेसिकली अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, इस तरीके की घटनाएं कम हो। तो 2 सॉल्यूशन हमें नजर आते हैं। तीसरा सॉल्यूशन दोस्तों कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का कौशल विकास करना पड़ेगा, है ना, ताकि ज्यादा लोग कृषि पर ही निर्भर ना रहे, पशुधन पर ही निर्भर ना रहे, वो अपने दूसरे रोजगार भी अपनाएं। ये अप्रत्यक्ष सॉल्यूशन है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। यदि ज्यादा लोग कृषि पे निर्भर रहेंगे, है ना, तो मानव पशु संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा। तो लोगों का जो व्यवसाय है उसको भी हम कौशल विकास के साथ जोड़ के विविधीकरण उसका कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा समाधान क्या हो सकता है इसका? स्थानीय समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा, यानी इसके समाधान के लिए स्थानीय जो समुदाय हैं उनको ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा, कैसे बचाव करना है ना, कैसे इस प्रकार के संघर्षों का, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं उनकी ट्रेनिंग या एक जागरूकता अभियान या जागरूकता कक्षाएं हमें लोगों की लेनी पड़ेंगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे फ्यूचर फॉर ऑल रिपोर्ट है 2021 की, इसने UNEP की है। इसने ये कहा था कि स्थानीय समुदायों को शामिल करने से मनुष्य और पशुओं के बीच में जो संघर्ष है उसको कम किया जा सकता है, दोनों के सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मानव वन्य जीव संघर्ष पूरी तरीके से, अगर हम ये सोचे कि भाई पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो उसको पूरी तरीके से समाप्त करना तो लगभग नामुमकिन सा है ना। संघर्ष तो बना रहेगा जब एक पृथ्वी पे एक ही उस पे रहते हैं आधार पे, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में एक सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन क्या है इस संघर्ष को कम करने का? तो ध्यान रखिएगा वो है त्वरित कार्यवाही, यानी जो इस तरीके की घटनाओं के मतलब प्रो एरिया है जहां पे ज्यादा घटनाएं होती हैं, वहां पे निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए, ड्रोन के माध्यम से निगरानी किया जाए, तकनीक का प्रयोग किया जाए, ज्यादा कर्मचारियों का जो है प्रयोग किया जाए। साथ ही यदि कोई ऐसा संघर्ष होता है तो बचाव प्रणाली बहुत तीव्र होनी चाहिए, हर लेवल पे बचाव प्रणाली होनी चाहिए। और ऐसे क्षेत्र जहां पे इन संघर्षों की संख्या ज्यादा है वहां पे बचाव प्रणाली बिल्कुल एक ट्रेंड बचाव प्रणाली होनी चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग तकनीक से लेके या अन्य जो डिसीजन अगर लेना पड़ जाए किसी पशु की हत्या करने का, तो ऐसे में उस डिसीजन मेकिंग की जो प्रणाली है वो भी विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, जैसा कि इस डिसीजन के तहत फैसला किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा मुद्दा है मानव पशु संघर्ष का। तो आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी कि केरल पहला राज्य बन गया है जिसने मानव पशु संघर्ष को क्या कर दिया है, एक तरीके की राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने का निर्णय ले लिया है। यानी अब इसे एक आपदा के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि बड़े स्तर पे केरल में हमें मौतें देखने को मिली, जिसका आंकड़ा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो आशा करती हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26, 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन
हैं तो हमारे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू यानी P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। इस फाउंडेशन बैच में आपको 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। पीटी की स्पेशल क्लासेस इंक्लूड है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इंक्लूड है, डेली आंसर राइटिंग, एसे, सीसेट, करंट अफेयर सब कुछ इसमें इंक्लूड है, यानी आपका कंप्लीट जीएस इसमें इंक्लूड है। यदि एडमिशन लेना है तो ध्यान रखना क्लासेस शुरू हो चुकी 9 मार्च से, मतलब आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं 9 मार्च से। यदि एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां जाके एडमिशन ले लो, या स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव। LD लाइव कोड के साथ ये जो बैच है आपको मात्र 24,999 में मिल जाएगा। ये कोड यूज कर लीजिएगा, 24,999 में ये बैच मिल जाएगा। लाइव क्लास होती है, 3 घंटे क्लास होती है। लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है। बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम में, और ये पूरी तरीके से हिंदी बैच है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो LD लाइव कोड याद रखना है। साथ ही मेरी क्लासेस से रिलेटेड PDF को जो है से जुड़ने के लिए आप जुड़े मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे। इस टेलीग्राम चैनल पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, PDF वगैरह मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज सेम नाम से है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी तरीके के किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।